हमारा आज का टॉपिक है वाइटल साइंस। आज हम जानेंगे वाइटल साइंस क्या होते हैं और इनके बारे में और भी जो जानकारी है वो यहाँ पर हम लेंगे। तो वाइटल साइंस क्या है? वाइटल साइंस आर मेजरमेंट ऑफ द बॉडीज मोस्ट बेसिक फंक्शन। जो हमारे शरीर में मोस्ट बेसिक फंक्शन होते हैं उनका जो मेजरमेंट होता है उनको नापना ही क्या कहलाता है? वाइटल साइंस। The four main vital signs routinely monitored by medical professionals and healthcare providers include the following। अब इन वाइटल साइंस में क्या है? 4 मेन वाइटल साइंस हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशनल या कह सकते हैं हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर रूटीनली मॉनिटर करते हैं इनको। और ये इस तरह से हैं। ये 4 कौन कौन से हैं? ये हैं बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो ये 4 हैं। वाइटल साइंस आर यूजफुल इन डिटेक्टिंग और मॉनिटरिंग मेडिकल प्रॉब्लम। किसी भी व्यक्ति के कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए कि वो बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है, उसके लिए वाइटल साइंस बहुत ही यूज़फुल हैं। Vital signs can be measured in a medical setting, at home, at the site of medical emergency or elsewhere। इनको हम कहाँ पर मेजर कर सकते हैं? मेडिकल सेटिंग में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं और मेडिकल इमरजेंसी और कहीं भी इसको हम कर सकते हैं मेजर। नॉर्मल वाइटल साइंस चेंजेस विद एज, सेक्स, वेट, एक्सरसाइज कैपेबिलिटी एंड ओवरऑल हेल्थ। जो नॉर्मल वाइटल साइंस है उसका जो चेंज होता है उसमें वो एज के अकॉर्डिंग हो सकता है, सेक्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, मेल और फीमेल का अलग, वेट के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज किया उस वक्त अलग हो सकते हैं वाइटल साइंस, एंड ओवरऑल हेल्थ में ये चेंज हो सकते हैं। अब यदि हम देखें कि नॉर्मल वाइटल साइंस रेंजेस फॉर द एवरेज हेल्दी अडल्ट वाइल रेस्टिंग। एक व्यक्ति है, हेल्दी है, वो अडल्ट है और रेस्टिंग स्टेज में है तो उसके नॉर्मल वाइटल साइंस क्या रेंज में होते हैं वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो ब्लड प्रेशर हो सकता है उसका 90/60 mm of Hg टू 120/80 mm of Hg। देन ब्रीदिंग हो सकती है उसकी 12 to 18 ब्रीथ पर मिनट, 1 मिनट में 12 से 18 ब्रीथ। देन पल्स हो सकती है उसकी 60 to 100 बीट्स पर मिनट। देन टेम्परेचर नॉर्मल 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हम कह सकते हैं इसको सेंटीग्रेड में यदि हम देखें सेल्सियस में तो 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.3 डिग्री सेल्सियस। और यदि हम एवरेज की बात करें तो वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में एवरेज और 37 डिग्री सेंटीग्रेड किस में? सेल्सियस में। अब हम सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर पढ़ेंगे। वाइटल साइंस में सबसे पहला है बॉडी टेम्परेचर। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन वेरीज डिपेंडिंग ऑन जेंडर, रिसेंट एक्टिविटी, फूड and fluid consumption, time of day, and in women the stage of the menstrual cycle। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? चेंज होता रहता है, वेरी हो सकता है कि वो किस जेंडर का है व्यक्ति, रिसेंट एक्टिविटी उसने क्या किया है, एक्सरसाइज किया है, रेस्ट किया है, फूड क्या लिया है उसने, फ्लूइड कंजप्शन कितना है उसके, किस टाइम पे, मॉर्निंग, इवनिंग। इन वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल में टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैन रेंज फ्रॉम 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट और इक्विवेलेंट टू 36.5 डिग्री सेल्सियस और 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है और 36.5 से 37 डिग्री सेल्सियस ये हो सकता है हेल्दी एडल्ट में। नेक्स्ट है ए पर्सनस बॉडी टेम्परेचर कैन बी टेकन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। इनमें से किसी भी तरीके से लिया जा सकता है बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर ये दिखाया गया है थर्मामीटर और ये डिजिटल थर्मामीटर।
सबसे पहला रूट है ओरली। टेम्परेचर कैन बी टेकन बाय माउथ से लिया जा सकता है यूजिंग आइदर द क्लासिक ग्लास थर्मामीटर और द मोर मॉडर्न डिजिटल थर्मामीटर। दोनों ही तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, जो क्लासिक ग्लास थर्मामीटर आता है और एक डिजिटल थर्मामीटर दैट यूजेज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोब टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोब का यूज होता है डिजिटल थर्मामीटर में। और ओरल रूट जो होता है वो क्या है, मोस्ट एक्सेसिबल है और कन्वीनियंट मेथड है बाय ओरल। नेक्स्ट है रेक्टली भी हम थर्मामीटर से टेम्परेचर देख सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर टेकन रेक्टली यूजिंग ए ग्लास और डिजिटल थर्मामीटर टेंड टू बी 0.5 to 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन व्हेन टेकन बाय माउथ। जब हम उसी वक्त माउथ से ले रहे हैं और रेक्टली ले रहे हैं तो जो रेक्टल टेम्परेचर होगा वो 0.5 to 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ आएगा, जो कि ओरल आ रहा है उससे। अब जो रेक्टल रीडिंग होती है टेम्परेचर की वो मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर मानी जाती है। नेक्स्ट आता है एक्सिलरी। एक्सिला से जो लेते हैं हम, टेम्परेचर कैन बी टेकन अंडर द आर्म यूजिंग ए ग्लास और डिजिटल थर्मामीटर। टेम्परेचर टेकन बाय दिस रूट टेंड टू बी 0.3 to 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर आएगा। कहाँ से, दोज टेम्परेचर टेकन बाय माउथ। माउथ से हम ले रहे हैं और एक्सिला से ले रहे हैं तो एक्सिला वाला लो आएगा कितना, 0.3 to 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। देन एक्सिलरी क्या है, सेफेस्ट है एंड नॉन इन्वेजिव मेथड है टेम्परेचर टेकिंग की। देन बाय ईयर से भी लिया जाता है। इसके लिए स्पेशल थर्मामीटर आता है, कैन क्विकली मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ईयर ड्रम विच रिफ्लेक्ट द बॉडीज कोर टेम्परेचर। ये क्या करता है, जो ईयर से हम लेते हैं वो क्या है, बॉडी का कोर टेम्परेचर शो करता है, द टेम्परेचर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये जनरली हम रूटीनली लेते नहीं हैं, रूटीनली हम एक्सिला, माउथ या रेक्टल से लेते हैं। नेक्स्ट तरीका है बाय स्किन। स्किन से स्पेशल थर्मामीटर कैन क्विकली मेजर द टेम्परेचर ऑफ द स्किन ऑन द फोरहेड। फोरहेड पे उसको शो करने से, लगाने से उसका टेम्परेचर आ जाता है, इसे स्किन बाय स्किन कहा जाता है। अब क्या है, बॉडी टेम्परेचर में भी एबनॉर्मल भी हो सकता है ड्यू टू फीवर, हाई टेम्परेचर की वजह से, और हाइपोथर्मिया मीन्स लो टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ हायर देन नॉर्मल इज़ कॉल्ड ए फीवर। यदि नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे जैसे कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव आता है तो हम उसको बोलते हैं फीवर और पायरेक्सिया। एंड इट्स टिपिकली ए साइन दैट बॉडी इज़ ट्राइंग टू फाइट एन इलनेस और इन्फेक्शन बाय किलिंग द वायरस और बैक्टीरिया कॉजिंग इट। जिन बैक्टीरिया और वायरस से फीवर हो रहा है उनको, उनके अगेंस्ट में काम करता है बॉडी। और ये एक टिपिकल साइन है कि टेम्परेचर यदि रेज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वो बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के काम में आ रहा है। फीवर ऑल्सो ट्रिगर द बॉडीज इम्यून सिस्टम को भी ट्रिगर करता है फीवर। टेम्परेचर रीडिंग बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ बॉडी इज़ लूजिंग हीट मोर क्विकली दैन इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस इट। तो यदि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम जा रहा है तो इसका मतलब बॉडी जो है वो अपनी हीट को मोर क्विकली लूज़ कर रही है और इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। ये क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है नॉन एज हाइपोथर्मिया इन विच द हार्ट, नर्वस सिस्टम एंड द अदर ऑर्गन्स कांट वर्क नॉर्मली। इसमें हार्ट, नर्वस सिस्टम और अदर ऑर्गन प्रॉपरली नॉर्मली काम नहीं कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज़ अफेक्टेड बाय मैनी सोर्सेज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल वेरिएबल्स। अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं उनसे बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट हो सकता है। Beside the site of the measurement, the time of the day is an essential factor leading to variability in the temperature record secondary to the circadian rhythm. Circadian rhythm के हिसाब से यदि उसका टाइम ऑफ द डे है उसमें उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कितने तरह के होते हैं, कोर टेम्परेचर, सरफेस बॉडी टेम्परेचर। तो कोर टेम्परेचर तो क्या है,
टेम्परेचर द डीप टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, जो डीप टिश्यू हैं उनका टेम्परेचर, और सरफेस मीन्स सरफेस का, बॉडी सरफेस का टेम्परेचर। देन अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर, जो भी हमने पढ़ा है वही इसको हम लिस्ट वाइज पढ़ेंगे। पायरेक्सिया मतलब बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल रेंज, इसको हम हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। हाइपर पायरेक्सिया मीन्स वेरी हाई फीवर 41 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अबव, और 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अबव, सो बोलेंगे हाइपर। हमारा नेक्स्ट वाइटल साइन है पल्स रेट। इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है। द पल्स रेट इज़ ए मेज़रमेंट ऑफ द हार्ट रेट। ये क्या है? हार्ट रेट का मेज़रमेंट है। और नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट पर मिनट, एक मिनट में जितनी बार हार्ट बीट होता है उसका जो नंबर है उसको कहते हैं हम पल्स रेट। एज द हार्ट पुशेज ब्लड थ्रू द आर्टरी, जब क्या है हार्ट ब्लड को पुश करता है आर्टरीज में, द आर्टरीज एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विद फ्लो ऑफ ब्लड। जैसे ही फ्लो आता है ब्लड का तो वो एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। टेकिंग ए पल्स नॉट ओनली मेजर द हार्ट रेट बट ऑल्सो कैन इंडिकेट द फॉलोइंग। इससे हम हार्ट रेट तो मेज़र करते ही हैं, इसके अलावा और क्या क्या हम इससे इंडिकेट होता है, इससे हमें पता चलता है हार्ट की रिदम का, कि जो हार्ट बीट हो रही है वो रिदम में हो रही है नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ पल्स, पल्स जो है फ्लो सही हो रही है या कम हो रही है। द नॉर्मल पल्स फॉर हेल्दी अडल्ट रेंजेस फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट। एक जो हेल्दी एडल्ट होता है उसमें जो नॉर्मल पल्स है वो कितनी होती है? 60 से 100 बीट पर मिनट, मतलब एक मिनट में 60 से 100 बीट्स होती हैं हार्ट बीट। द पल्स रेट में फ्लक्चुएट एंड इंक्रीज विद एक्सरसाइज, इलनेस, इंजरी एंड इमोशंस। पल्स रेट फ्लक्चुएट हो सकती हैं किस किस चीज़ में? एक्सरसाइज से, इलनेस से, बीमारी में, इंजरी में और इमोशंस से यदि चेंज हो रहे हैं तो। Females ages 12 and older in general tend to have faster heart rate than do males. तो जो फीमेल 12 या 12 से बड़े होते हैं, 12 साल से, उनकी हार्ट रेट फास्टर होती है मेल के बजाय। Athletes such as runners who do a lot of cardiovascular conditioning may have heart rate near 40 beats per minute and experience no problem. जबकि जो एथलीट होते हैं जैसे कि रनर, उनमें क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग हो जाती है, इसकी वजह से हार्ट रेट 40 बीट पर मिनट होती है और उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। द मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ मेजरिंग द पेरिफेरल पल्स आर, कौन कौन सी साइट हैं जहाँ से हम पेरिफेरल पल्स मेज़र करते हैं? तो ये है रेडियल पल्स, अल्नर पल्स, ब्रेकियल पल्स इन अपर एक्सट्रीमिटी एंड पोस्टीरियर टिबियल और डॉर्सलिस पेडिस पल्स एज वेल एज फीमोरल पल्स इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। तो लोअर एक्सट्रीमिटी में कौन कौन सी हो गई? डॉर्सलिस पेडिस, फीमोरल पल्स एंड पोस्टीरियर टिबियल्स। जबकि अपर एक्सट्रीमिटी में कौन सी हो गई? ब्रेकियल पल्स, अल्नर पल्स एंड रेडियल पल्स। इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्पोरल आर्टरी, ये पल्स टेकिंग साइट है, फेशियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, देन ब्रेकियल आर्टरी ये अपर एक्सट्रीमिटी में यहाँ पर, देन रेडियल थंब के यहाँ पर रेडियल आर्टरी, देन फीमोरल आर्टरी यहाँ पर पॉप्लिशियल ये, देन पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी यहाँ पर, देन डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी यहाँ पर। In day-to-day practice, the radial pulse is the most frequently used site for checking the parallel pulse. तो यदि हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखें तो अधिकतर हम लेते हैं पल्स कहाँ से? रेडियल पल्स से। Where the pulse is palpated on the radial aspect of the forearm, just proximal to the wrist joint. नेक्स्ट हम जानेंगे पैरामीटर्स फॉर असेसमेंट ऑफ पल्स। असेसमेंट ऑफ पल्स हम करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो पहला होती है रेट, पल्स रेट। द नॉर्मल रेंज यूज्ड इन एन अडल्ट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट।
with rates above 100 beats per minute and rates below 60 beats per minute refer to as tachycardia. मीन्स tachycardia हम कब कहेंगे, जब 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो, और ब्रेडिकार्डिया हम कब कहेंगे, जब 60 बीट्स पर मिनट से कम हो. Changes in the rate of the pulse along with changes in respiration is called sinus arrhythmia. तो जब पल्स में चेंज हो रहा है और उसके साथ साथ रेस्पिरेशन में भी चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं साइनस अरिथमिया. देन इन साइनस अरिथमिया द पल्स रेट बिकम फास्टर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड स्लो डाउन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. जब ब्रीथ इन करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो क्या हो जाती है, पल्स रेट फास्टर हो जाती है उन पेशेंट में जिनमें साइनस अरिथमिया है, और जब वो ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो क्या होती है, पल्स रेट स्लो डाउन हो जाती है. तो पहला पैरामीटर था रेट, देन दूसरा पैरामीटर है रिदम. असेसिंग वेदर द रिदम ऑफ द पल्स इज रेगुलर और इरेगुलर. वो रिदमिक बीट्स हो रही हैं उसमें या अरिदमिक, तो वो रेगुलर है या इरेगुलर. देन वॉल्यूम, फुल वॉल्यूम में है, कम है पल्स, देखा जाता है कि लो वॉल्यूम पल्स है, कुड बी इंडिकेटिव ऑफ इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन. मतलब कि टिश्यू परफ्यूजन, ब्लड सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, इनएडुकेट है, तो लो वॉल्यूम होगा. स्लो पल्स ब्रेडिकार्डिया कैन इंडिकेटिव. यदि पल्स कम है, स्लो है, ब्रेडिकार्डिया है, इसका मतलब 60 बीट पर मिनट से कम है, तो इसका मतलब है डिसऑर्डर ऑफ साइनस नोड या हार्ट ब्लॉक. A rapid pulse tachycardia can indicate any number of normal conditions in which the heart beats faster than usual, such as during exercise or stress. एक्सरसाइज के वक्त और स्ट्रेस के वक्त हो सकता है. देन वन ऑफ टू टाइप्स ऑफ कार्डियक अरिथमिया हो सकता है. सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विच अराइज इन एट्रिया ऑफ द हार्ट. तो ये एट्रिया ऑफ हार्ट से अराइज होते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एंड द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विच अराइज इन द वेंट्रिकल. तो दो तरह के कार्डियक अरिथमिया हो सकते हैं. द नॉर्मल पैरामीटर फॉर पल्स रेट अलोंग द लाइफ स्पैन आर, जैसे कि नियोनेट में क्या होता है, नॉर्मल रेंज 80 to 180 बीट्स पर मिनट. इन्फेंट में क्या होता है, 100 to 160 बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल पैरामीटर हैं. टोडलर में होता है 90 to 140 बीट्स पर मिनट. प्री स्कूल चाइल्ड में 80 to 110 बीट्स पर मिनट. स्कूल एज चाइल्ड में 70 to 100 बीट पर मिनट. एडोलेसेंट में फ्रॉम 60 to 100 बीट्स पर मिनट. देन आता है रेस्पिरेटरी रेट. द रेस्पिरेटरी रेट द नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट. एक मिनट में जब जितनी हम सांस लेते हैं उसका नंबर क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी रेट. इज डिफाइंड एज द वन ब्रीथ टू ईच मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स. एक ब्रीथ अंदर लेना और बाहर निकालना, ये एक ब्रीथ मानी जाती है. द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इज़ अबाउट 12 to 20 बीट्स पर मिनट. तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, 12 से 20 बीट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट. पैरामीटर्स दैट नीड टू बी इंक्लूडेड आर रेट, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग एंड इट्स पैटर्न रेट ऑफ ब्रीदिंग. द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट along the lifespan are as follows. न्यूनेट्स की होती है फ्रॉम 30 to 60 पर मिनट. इन्फेंट की होती है 30 to 60 पर मिनट. टोडलर की होती है 20 to 40 पर मिनट. प्री स्कूल चाइल्ड की होती है फ्रॉम 22 to 30 पर मिनट. स्कूल एज चाइल्ड की होती है फ्रॉम 20 to 26 पर मिनट. एडोलेसेंट की होती है द सेम एज एडल्ट फ्रॉम 16 to 22 पर मिनट. और एडल्ट की भी 16 to 22 और 16 to 20 पर मिनट.
Rates higher or lower than expected are termed as tachypnea and bradypnea. तो tachypnea मतलब है कि रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 बीट्स पर मिनट। ये किस में हो सकती है? कुड अकर इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन लाइक एक्सरसाइज, इमोशनल चेंजेस, प्रेगनेंसी एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक पेन, न्यूमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड अस्थमा। देन ब्रेडिप्निया क्या है? विच इज़ वेंटिलेशन लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट। 12 ब्रीथ पर मिनट से कम है तो ब्रेडिप्निया। ड्यू टू वर्सनिंग ऑफ एनी अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी कंडीशन लीडिंग टू रेस्पिरेटरी फेलियर और ड्यू टू यूसेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट like alcohol, narcotics, benzodiazepines और metabolic derangements। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स की वजह से या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेसेंट यूज़ ले रहे हैं हम, एल्कोहल, नारकोटिक या बेंजोडाइजेपिन, तो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से भी ये। नेक्स्ट है एपनिया। एपनिया मीन्स ए लगा हुआ है इसमें, मीन्स एब्सेंस, इज़ द कंप्लीट सेसेशन ऑफ एयर फ्लो टू द लंग। लंग में जो एयर फ्लो है उसका कंप्लीटली बंद होना। फॉर ए टोटल ऑफ 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स के लिए, विच में अपीयर इन कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट। कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट में भी हो सकता है ये, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर ओवरडोज ऑफ नारकोटिक्स एंड बेंजोडाइजेपिन। किसी पेशेंट ने नारकोटिक या बेंजोडाइजेपिन की ओवरडोज ले ली है तो भी उसको एपनिया हो सकता है। तो ये 15 सेकेंड के लिए कंप्लीट सेसेशन ऑफ एयर फ्लो और टू द लंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। हाइपरपनिया क्या होता है? इट डिस्क्राइब्ड एज इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। जो उसकी गहराई है, गहराई से सांस लेना, तो उसको हाइपरपनिया। देन हाइपर वेंटिलेशन क्या है? ऑन द अदर हैंड इज डिस्क्राइब एज बोथ एन इंक्रीज इन द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। एंड तो हाइपर वेंटिलेशन क्या है? डेप्थ भी बढ़ रही है, गहराई से भी सांस ले रहे हैं, और ब्रीदिंग की रेट भी बढ़ रही है। जबकि हाइपो वेंटिलेशन क्या है? डिस्क्राइब द डिक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ वेंटिलेशन। उसकी रेट और डेप्थ वेंटिलेशन की दोनों कम होना हाइपो वेंटिलेशन। देन द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। अलग अलग तरह का पैटर्न होता है ब्रीदिंग का। देर आर मैनी कंडीशंस विच आर बेस्ड ऑन द वेरिएशन इन द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। अगला है पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन में बायोट्स रेस्पिरेशन। ये क्या है? इज ए कंडीशन वेयर देर आर पीरियड्स ऑफ इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। इसमें क्या है? पीरियड्स होते हैं ये जिसमें कि रेट और डेप्थ जो है ब्रीदिंग की वो बढ़ जाती है। फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ नो ब्रीदिंग और एपनिया। और उसके बाद में ऐसा पीरियड आता है जब नो ब्रीदिंग होती है, या उसको हम कह सकते हैं एपनिया आता है, तो ये कहलाता है बायोट्स रेस्पिरेशन। तो बायोट्स रेस्पिरेशन क्या हुआ? पीरियड्स ऑफ इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ नो ब्रीदिंग और एपनिया। नेक्स्ट आता है काइन-स्टॉक रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? इज ए पिक्यूलियर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग where there is an increase in the depth of ventilation followed by periods of no breathing और apnea। इसमें क्या होता है? पेशेंट गहराई से सांस लेता है, डेप्थ ऑफ वेंटिलेशन होता है इसमें, उसके बाद में किससे फॉलो होता है? उसके बाद में क्या होता है? पीरियड्स ऑफ नो ब्रीदिंग और एपनिया। कोई भी ब्रीदिंग नहीं होती, या कह सकते हैं हम एपनिया हो जाता है। तो ये होता है काइन-स्टॉक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो कहलाता है कुसुमल्स ब्रीदिंग। ये क्या होता है? कुसुमल्स ब्रीदिंग रेफर्स टू द इंक्रीज डेप्थ ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन की डेप्थ बढ़ जाती है, ऑल्दो द रेट रिमेन रेगुलर, लेकिन जो रेट है वो रेगुलर रहती है रेस्पिरेशन की। इसके बाद आता है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या है? रेफर्स टू डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन अकरिंग ऑन लाइंग
हॉरिजॉन्टल बट गेट्स बेटर व्हेन द पेशेंट सिट्स अप और स्टैंड। जब पेशेंट बैठता है या फिर खड़ा होता है तब तो वो अच्छी तरह से सांस ले पाता है, लेकिन जब वो लाइंग हॉरिजेंटल लेटा रहता है तो वो रेस्पिरेशन में उसको क्या आती है, कठिनाई आती है। देन आता है पैराडॉक्सिकल वेंटिलेशन। पैराडॉक्सिकल वेंटिलेशन क्या है, रेफर्स टू द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन और चेस्ट वॉल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जबकि क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी एब्डोमेन और चेस्ट वॉल जो है उसकी आउटवर्ड मूवमेंट होती है, लेकिन इसमें कैसी हो रही है, इनवर्ड मूवमेंट हो रही है। एंड आउटवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब सांस बाहर निकाल रहे हैं तब क्या हो रही है, बाहर की तरफ हो रही है एब्डोमेन वॉल की और चेस्ट वॉल की मूवमेंट, विच इज़ सीन इन केस ऑफ डायफ्रागमेटिक पैरालिसिस। तो ये केस में होता है डायफ्रैगमेटिक पैरालिसिस हुआ है, मसल फटी हुई है या ट्रॉमा हुआ है चेस्ट वॉल को, तो उस कंडीशन में कैसा वेंटिलेशन पाया जाता है, पैराडॉक्सिकल वेंटिलेशन। रेस्पिरेशन रेट्स में इंक्रीज विद फीवर, इलनेस और अदर मेडिकल कंडीशन। फीवर में बढ़ जाती है रेस्पिरेटरी रेट, इलनेस में, और भी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिनमें ये बढ़ जाती है। व्हेन चेकिंग रेस्पिरेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो नोट वेदर ए पर्सन हैज़ एनी डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग। कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हम चेक करते हैं। अब लास्ट वाइटल साइन आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर। Blood pressure is the force of the blood pushing against the artery wall during contraction and relaxation of the heart. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है तो उस वक्त जो ब्लड का फोर्स है जो कि आर्टरी वॉल पे पड़ता है उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या है, इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ईच टाइम द हार्ट बीट्स इट पम्प्स ब्लड इनटू द आर्टरी। जब भी हार्ट बीट करता है तो ये आर्टरीज में पंप करता है ब्लड को, रिजल्टिंग इन हाईएस्ट ब्लड प्रेशर एज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, पुश करता है ब्लड को, तो उस वक्त हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है। व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस, जब वो हार्ट रिलैक्स हो जाता है तब ब्लड प्रेशर फॉल्स। ब्लड प्रेशर क्या होता है, गिर जाता है, कम हो जाता है। 2 numbers आर रिकॉर्डेड व्हेन मेजरिंग ब्लड प्रेशर। तो 2 तरह के नंबर हम रिकॉर्ड करते हैं। द हायर नंबर, हायर साइड जब होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, रेफर्स टू द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस समय जो आर्टरी पे प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो इसमें क्या करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और पंप करता है ब्लड को थ्रू द बॉडी। द लोअर नंबर जो कि कम होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, रेफर्स टू द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी व्हेन द हार्ट इज़ एट रेस्ट। जब हार्ट रेस्ट पे होता है एंड इज़ फिलिंग विद ब्लड, उसमें ब्लड भर रहा होता है तो उस वक्त आर्टरी पे जो प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। बोथ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर रिकॉर्डेड एज mm ऑफ Hg, जिसको हम कहते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इस पैमाने पे उसको नापा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। डायरेक्टली इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक। तो उससे क्या है, हार्ट अटैक के, हार्ट फेलियर के और स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं। विद हाई ब्लड प्रेशर द आर्टरीज में हैव एन इंक्रीज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड कॉजिंग द हार्ट टू पंप हार्डर टू सर्कुलेट द ब्लड। तो जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आर्टरीज क्या करती हैं, रेजिस्टेंस करती हैं फ्लो ऑफ ब्लड को। उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पंप करने में, ब्लड को सर्कुलेट करने में। मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कैसे मेज़र करते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम स्फिग्मोमैनोमीटर, यूज टू मेज़र ब्लड प्रेशर। यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डिजिटल बीपी चेक करने का। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर अलोंग द लाइफ स्पैन आर, अलग अलग होता है। नियोनेट में नॉर्मल कितना होगा, डायस्टोलिक 40 to 50 mm ऑफ Hg एंड सिस्टोलिक होगा 60 to 80 mm ऑफ Hg। जबकि इन्फेंट में डायस्टोलिक फ्रॉम 50 to 70 mm ऑफ Hg एंड सिस्टोलिक फ्रॉम 74 to 100 mm ऑफ Hg।
टोडलर में डायस्टोलिक होता है फ्रॉम 50 to 80 mm of Hg और सिस्टोलिक होता है 80 to 112 mm of Hg। देन प्री स्कूल चाइल्ड में डायस्टोलिक फ्रॉम 50 to 78 mm of Hg एंड सिस्टोलिक फ्रॉम 80 to 110 mm of Hg। 82 से 110 mm of Hg होता है। स्कूल एज चाइल्ड में डायस्टोलिक होता है फ्रॉम 54 to 80 mm of Hg, जबकि सिस्टोलिक होता है 84 to 120 mm of Hg। एडोलेसेंस में होता है 120 to 80 या इससे कम। अडल्ट में होता है 120-80। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज सिस्टोलिक ऑफ लेस देन 120 एंड डायस्टोलिक ऑफ लेस देन 80। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इज प्रेशर इन सिस्टोलिक 120 से 129, 120 से 129 और डायस्टोलिक लेस देन 80। स्टेज 1 क्या है? हाई ब्लड प्रेशर इज सिस्टोलिक। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 किसको बोलेंगे हम, जिसमें सिस्टोलिक कितना होता है 130 to 139 और डायस्टोलिक होता है बिटवीन 80 to 89। देन स्टेज 2 हाई ब्लड प्रेशर है व्हेन सिस्टोलिक इज 140 और हायर और द डायस्टोलिक इज 90 और हायर, उसको बोलेंगे स्टेज 2। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे की पॉइंट्स ऑफ एक्यूरेटली मेजरिंग बीपी। किस तरह से बीपी को एक्यूरेटली मेज़र किया जाता है। तो इसमें द पेशेंट शुड नॉट हैव टेकन एनी कैफिनेटेड ड्रिंक एटलीस्ट 1 hour बिफोर द टेस्टिंग एंड शुड नॉट हैव स्मोक्ड एनी निकोटिन प्रोडक्ट एटलीस्ट 15 minutes बिफोर चेकिंग द प्रेशर। तो जो हम ब्लड प्रेशर ले रहे हैं तो उससे 1 घंटे पहले उस व्यक्ति ने कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं ली हो और स्मोक नहीं किया हो 15 मिनट पहले, ये हम देखेंगे चेक करने से पहले। शुड हैव एम्प्टीड देयर ब्लैडर शुड बी बिफोर चेकिंग द ब्लड प्रेशर। उसका जो ब्लैडर हो वो एम्प्टी हो। फुल ब्लैडर एट 10 mm of Hg टू द प्रेशर रीडिंग, क्योंकि फुल ब्लैडर से क्या होता है 10 mm of Hg प्रेशर जो है एक्चुअल उससे बड़ा हुआ आता है। It is advisable to have the patient be seated for at least 5 minutes before checking his or her pressure। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर चेक करें तो उसको पहले 5 मिनट बैठने के लिए कहें और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक करें। The provider should not be having a conversation with the patient while checking his blood pressure, talking or active listening at 10 mm of Hg to the pressure reading। तो जब हम किसी व्यक्ति का बीपी लें तो उसके साथ वार्तालाप या बातचीत नहीं करें, क्योंकि बात करने से भी 10 mm of Hg प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। The patient's back and feet should be supported and their legs should be uncrossed। उसकी लेग अनक्रॉस्ड होनी चाहिए, बैक और फीट सपोर्टेड होनी चाहिए। अनसपोर्टेड बैक एंड फीट एंड 6 mm of Hg, उससे क्या है 6 mm of Hg प्रेशर बढ़ा हुआ पाया जाता है। और क्रॉस लेग यदि है तो उससे 2 से 4 mm of Hg प्रेशर बढ़ा हुआ पाया जाता है। द आर्म शुड बी सपोर्टेड एट द हार्ट लेवल, आर्म होनी चाहिए हार्ट लेवल पर। यदि अनसपोर्टेड आर्म है तो लीड्स टू 10 mm Hg टू द प्रेशर रीडिंग, उसमें 10 mm Hg बढ़ा हुआ पाया जाता है। कप प्लेसमेंट शुड बी ऑन ए वेयर आर्म एंड नॉट पुट ओवर स्वेटर। स्वेटर के ऊपर कफ को नहीं बांधें, वेयर आर्म पे बांधें, या फिर कोट और अदर क्लोथिंग नहीं हो, केवल वेयर आर्म पे ही कफ को बांधें। तो आज का हमारा टॉपिक था वाइटल साइंस, जो कि नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।